नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। उन्नाव जिले में गंगा नदी के तटीय इलाकों पर बाढ़ का खतरा गहराने लगा है। कानपुर में गंगा बैराज के दरवाजे खोले जाने के बाद छोड़े गए भारी जल प्रवाह से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी निचले और रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर चुका है, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि जलस्तर चेतावनी बिंदु के बेहद करीब पहुंच गया है और प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ाने के साथ ही चौकसी के निर्देश जारी कर दिए गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 50,000 रुपए की नई वित्तीय सहायता योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को पहली किस्त के तौर पर सीधे उनके बैंक खाते में 20,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। शेष बची राशि को आसान किस्तों में वितरित करने का प्रावधान रखा गया है। सरकार का मानना है कि इस पहल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कमजोर वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार और दैनिक आजीविका के संचालन में काफी मदद मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए घोषित आर्थिक योजना पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए 40,000 रुपए की विशेष योजना शुरू की जाएगी। अखिलेश यादव ने दावा किया कि वर्तमान सरकार की घोषणाएं चुनाव से ठीक पहले जनता को लुभाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश के गरीब परिवार की महिलाओं के आर्थिक उत्थान और अधिकार सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध है। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए आदेश जारी किया है। अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न या दुष्कर्म की शिकायत मिलने पर पुलिस को बिना किसी विलंब के एफआईआर दर्ज करनी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकी दर्ज करते समय प्राथमिक सबूत का होना या न होना बाध्यकारी नहीं है। पुलिस अधिकारी केवल जांच की बात कहकर केस दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकते। इस टिप्पणी के बाद पुलिस प्रशासन को महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बड़ा संगठनात्मक कदम उठाते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अंटू मिश्रा को पार्टी से बाहर कर दिया है। बसपा नेतृत्व की ओर से जारी बयान में बताया गया कि अंटू मिश्रा पर लंबे समय से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और अनुशासनहीनता के आरोप लग रहे थे। प्रांतीय समीक्षा बैठक के बाद पार्टी हाईकमान ने यह सख्त फैसला लिया है। बसपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि संगठन की मर्यादा और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी नेता को पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मानकों की अनदेखी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ शासन ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। राज्य के 184 निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के पैनल से बाहर कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई जांच में पाया गया था कि ये चिकित्सा संस्थान आवश्यक सुविधाओं, योग्य डॉक्टरों और निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि सभी अस्पतालों को कमियां सुधारने का पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन संतोषजनक सुधार न होने पर यह सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने रामपुर जेल में बंद पूर्व मंत्री आजम खान से मुलाकात की है। जेल परिसर में हुई इस लंबी बातचीत के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान को राज्य का गृह मंत्री बनाया जाएगा। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि वर्तमान शासनकाल में आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही है, जिसका जनता सही समय पर जवाब देगी। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 7 प्रांतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस नए फेरबदल के तहत निधि पांडेय को उपजिलाधिकारी लखनऊ के महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा बांदा, प्रयागराज और बुलंदशहर समेत कई अन्य जिलों में तैनात अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया गया है। नियुक्ति विभाग के अनुसार प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने और जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए यह निर्णय लिया गया है। स्थानांतरित सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नया पदभार ग्रहण करने के निर्देश जारी की गए हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला यात्रियों के लिए सुगम यात्रा सुविधा की विशेष घोषणा की है। राज्य परिवहन निगम 26 अगस्त से 31 अगस्त के बीच प्रदेश भर में 4,000 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। त्योहार के दौरान बसों में होने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूटों पर अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि बहनों की सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बस अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ साथ चालक और परिचालकों की छुट्टियां निरस्त कर उन्हें इंसेंटिव देने की योजना बनाई गई है।
उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि राजधानी लखनऊ समेत पश्चिमी यूपी और मध्य क्षेत्र के 11 जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी वर्षा होने की संभावना है। अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण वायुमंडलीय दबाव में बदलाव हुआ है। आगामी 24 से 48 घंटों में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा आयोजित पारंपरिक चाय पार्टी का विपक्षी दलों ने सामूहिक बहिष्कार किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस आयोजन से दूरी बनाए रखी। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सदन के भीतर जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा नहीं कराई जा रही है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इस रवैये को संसदीय मर्यादाओं के विपरीत बताते हुए कहा कि संवाद के माध्यम से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन करने वाले शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए राज्य सरकार ने नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब आवेदक की आयु का प्रामाणिक सत्यापन करने के लिए 5 विशेष दस्तावेजों को मान्यता दी गई है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और सरकारी अस्पताल से जारी आयु प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस प्रक्रियात्मक बदलाव से शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को सरकारी सहायता राशि प्राप्त करने में अनावश्यक कागजी उलझनों से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच लगभग 1 घंटे तक चली इस बैठक में राज्य के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और आगामी संगठनात्मक रणनीतियों पर विस्तृत मंथन हुआ। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान प्रदेश में चलाए जा रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में एक बार फिर मजबूती देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों के चलते घरेलू बाजार में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव उछलकर 72,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश के रूप में की जा रही खरीदारी के कारण कीमती धातुओं के दाम बढ़ रहे हैं। मांग में तेजी आने से आने वाले दिनों में कीमतों में और अधिक उतार चढ़ाव रहने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग द्वारा कुल 1828 रिक्त पदों के सापेक्ष 1643 अभ्यर्थियों का पारदर्शी प्रक्रिया के तहत अंतिम चयन किया गया है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। सफल अभ्यर्थियों को जल्द ही अभिलेख सत्यापन के बाद विभिन्न शासकीय विभागों में नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। आयोग के इस कदम से लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे परीक्षार्थियों में खुशी का माहौल है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में इन दिनों तेज धूप और भीषण उमस के चलते तापमान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। कई शहरों में दिन का अधिकतम पारा 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। रात से हवाओं की दिशा बदलने और आंशिक बादल छाने से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद। कैब एग्रीगेटर ऐप्स जैसे ओला और उबर की मनमानी तथा यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायतों पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि राइड बुकिंग के दौरान टिप या प्रयासर के बाहर के राइड बुकिंग के दौरान 2001 कर दिया है। किसी अन्य बहाने से ज्यादा किराया मांगने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कंपनियों को अपने एल्गोरिदम और फेयर स्ट्रक्चर को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। ग्राहकों की लगातार आ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह गाइडलाइन जारी की गई है। ग्रेटर नोएडा के पास गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक की जेब में रखा नया स्मार्टफोन अचानक ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना में युवक के हाथ और सरकार के बारे में शान करने के लिए बात पड़ेगा, पर की साला शरीर के निचले हिस्से झुलस गए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के अनुसार उसने यह फोन महज 1 महीने पहले खरीदा था। पुलिस और तकनीकी टीम घटना के कारणों की जांच में जुट गई।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू उत्पादक किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण शुल्क पर राहत की घोषणा की है। नए आदेश के मुताबिक किसानों को आलू भंडारण पर प्रति किलोग्राम 1 रुपए की छूट प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें अपनी उपज सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। कृषि विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कोल्ड स्टोरेज संचालक इस छूट का लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। कीमती धातुओं के बाजार में सोने के साथ साथ चांदी की चमक में भी बड़ा उछाल देखने को मिली है। घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी की दरें 85,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गई हैं। औद्योगिक मांग में तेजी और वैश्विक बाजारों में मजबूत रुझान के कारण चांदी के दामों में यह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कारोबारियों का मानना है कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए स्थानीय स्तर पर मांग बनी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में कीमतें इसी उच्च स्तर के आसपास बनी रह सकती हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख सब्जी मंडियों से आम उपभोक्ता के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ताजा आवक बढ़ने से टमाटर और हरी मिर्च के थोक और खुदरा दामों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि दूसरी ओर आलू और प्याज के भाव में हल्की बढ़त देखने को मिली है। मंडी व्यापारियों का कहना है कि स्थानीय फसलों की आवक सुधरने से हरी सब्जियों की कीमतें सामान्य हुई हैं। आने वाले हफ्तों में आपूर्ति व्यवस्था और बेहतर होने पर अन्य सब्जियों के भाव भी स्थिर होने की उम्मीद है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी दलों पर करारा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां केवल जेएनजी यानी युवा वोट बैंक को लुभाने के फेर में देश और प्रदेश के वास्तविक तथा बुनियादी मुद्दों को पूरी तरह भूल चुकी हैं। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय जैसे गंभीर विषयों पर बात करने के बजाय केवल सियासी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे छलावे में न आकर अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें। एशियन गेम्स 2026 के आधिकारिक खेल शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। जारी किए गए नए कार्यक्रम के अनुसार टूर्नामेंट के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मुकाबला नहीं खेला जाएगा। खेल आयोजकों और अंतर्राष्ट्रीय समिति ने ग्रुप आवंटन और फिक्सचर इस प्रकार तय किए हैं कि दोनों पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी प्रारंभिक चरणों में आमने सामने न आए देखने को मिल रही है। हालांकि भारतीय एथलीट्स ने प्रतियोगिता के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ उग्र नारेबाजी और हाथापाई तक की नौबत आ गई। घटना के दौरान जिला महामंत्री के वाहन को रोककर भी समर्थकों ने आक्रोश व्यक्त किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला, जबकि संगठन स्तर पर अनुशासनहीनता की जांच शुरू कर दी गई। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ पद के चयन के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस प्रतिष्ठित पद के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे समेत देश के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने इंटरव्यू दिया है। चयन समिति द्वारा प्रशासनिक अनुभव, व्यवस्थापन कौशल और समर्पण के आधार पर अंतिम 3 नामों का चयन कर विचार विमर्श किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जल्द ही अंतिम नाम की औपचारिक घोषणा कर नए सीईओ की नियुक्ति करेगा। सप्ताह के कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सपाट स्तर पर हुई, लेकिन घरेलू निवेशकों की खरीदारी के दम पर बाजार में मजबूती लौट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचक सेंसेक्स 145 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी हरे निशान में टिका रहा। बैंकिंग, ऑटो और आईटी सेक्टर के शेयरों में लिवाली से बाजार को सहारा मिला। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू आर्थिक आंकड़े मजबूत रहने से भारतीय बाजारों में तेजी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड और विभिन्न प्रशासनिक विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए परीक्षा का नया शेड्यूल अगले महीने जारी किया जा सकता है। शासन स्तर पर लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। आयोग के सूत्रों के अनुसार परीक्षा तिथियों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार जल्द खत्म होने की उम्मीद है। दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने भारतीय बाजार में अपना पहला ब्लूटूथ ट्रैकर गूगल पिक्सेल टैग आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। यह नया डिवाइस अल्ट्रा वाइड बैंड तकनीक और लेफ्ट बिहाइंड अलर्ट जैसी एडवांस सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। टेक कंपनी गूगल को करने के विशेषज्ञों का मानना है कि गूगल का यह नया गैजेट बाजार में पहले से मौजूद एप्पल एयरटैग को सीधी टक्कर देगा। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए यह ट्रैकर चाबियां, वॉलेट और अन्य सामान ढूंढने में बेहद मददगार साबित होगा और इसकी बिक्री जल्द शुरू होने वाली है।
उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में मानसून की सक्रियता के कारण गोंडा, आजमगढ़ और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। लगातार हो रही वर्षा से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं घाघरा नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटवर्ती ग्रामीण इलाकों में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष को सक्रिय कर दिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में ग्रामीणों तक तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। राजधानी लखनऊ की प्रसिद्ध दुब्बगा सब्जी मंडी में हरी सब्जियों की आवक में भारी इजाफा दर्ज किया गया है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियों की नई फसल पहुंचने से थोक और खुदरा कीमतों में कमी आई है। मंडी समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि तोरई, लौकी, भिंडी और पालक के दाम आधे हो जाने से आम ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। व्यापारियों को उम्मीद है कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो आने वाले दिनों में सब्जियों की आपूर्ति और सुधरेगी तथा दरें नियंत्रित रहेंगी। नोएडा स्थित डेटा सेंटर पार्क में अदानी समूह को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया का विरोध शुरू हो गया है। नियामक आयोग द्वारा अर्जी स्वीकार किए जाने के बाद राज्य के बिजली कर्मचारियों और यूनियनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बिजली कर्मियों का कहना है कि निजी क्षेत्र को समानांतर लाइसेंस देने से सरकारी बिजली कंपनियों को नुकसान होगा और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होगी। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि इस फैसले को वापस न लिया गया तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगम क्षेत्रों में अब घर में कुत्ता या बिल्ली पालने के लिए आधिकारिक लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। नई नियमावली के तहत पशुपालकों को 15 दिनों के भीतर अपने पालतू जानवरों का पंजीकरण कराना होगा। भारतीय नस्ल के कुत्तों के लिए 200 रुपए का वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है। स्थानीय निकायों ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध रजिस्ट्रेशन के पालतू जानवर रखने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य शहरों में पशु सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाना है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री सुरक्षा को अत्याधुनिक बनाने के लिए बड़ी पहल की जा रही है। एयरपोर्ट प्रशासन यहां लंदन और दुबई के हवाई अड्डों की तर्ज पर एआई आधारित टचलेस बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणाली लागू करने जा रहा है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद यात्रियों की पहचान चेहरा पहचानने वाले कैमरों से होगी और उन्हें लंबी लाइनों से मुक्ति मिलेगी। इस कदम से न केवल सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत होगी बल्कि यात्रियों का समय भी बचेगा। पूर्वांचल के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर से हैदराबाद के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। रेलवे बोर्ड के कोचिंग निदेशक द्वारा इस संबंध में आधिकारिक स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने ट्रेन के परिचालन, मेंटेनेंस और टाइम टेबल को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस नई आधुनिक ट्रेन के शुरू होने से उत्तर प्रदेश से दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों को सस्ती और आरामदायक सफर की सुविधा प्राप्त होगी। कानपुर और प्रयागराज की प्रमुख थोक मंडियों में अदरक और लहसुन के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। नई फसलों की आवक सुधरने से जो लहसुन और अदरक पहले आसमान छू रहे थे, अब उनके भाव काफी नीचे आ गए हैं। दूसरी ओर मंडी में अरहर, चना और मूंग जैसी दालों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों का कहना है कि आपूर्ति श्रृंखला सामान्य होने से दामों में यह गिरावट आई है, जिससे आम उपभोक्ता के बजट पर दबाव कम हुआ है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आगामी मून मिशन के तहत तैयार की गई विशेष रेडिएशन वेस्ट का परीक्षण पूरी तरह सफल रहा है। वैज्ञानिकों ने परीक्षण में पाया कि यह आधुनिक वेस्ट अंतरिक्ष यात्रियों को खतरनाक सोलर तूफान और रेडिएशन के प्रभाव से सुरक्षित रखने में पूरी तरह सक्षम है। चांद की सतह पर लंबे समय तक रुकने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए यह तकनीक एक वरदान साबित होगी। इस सफलता के साथ ही नासा के मानव युक्त चंद्र अभियानों की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए एफसीआरए यानी विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि बिल को पर्याप्त चर्चा के बिना जल्दबाजी में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा गया है। बसपा प्रमुख ने कहा कि ऐसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विधेयकों पर सभी राजनीतिक दलों के साथ व्यापक विचार विमर्श होना आवश्यक है। उन्होंने मांग की कि नियमों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाए। कानपुर जिले में दशकों से अवैध कब्जे की शिकार 35 शत्रु संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। राजस्व टीम द्वारा चिन्हित की गई इन बेशकीमती संपत्तियों पर से अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। योजना बनाई है कि कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों की पारदर्शी तरीके से नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे प्राप्त राजस्व का उपयोग जन विकास के कार्यों में किया जा सकेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी।
आज का संक्षेप राशिफल। आज 14 अगस्त 2026 श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन मेष और मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ और तरक्की के योग हैं। वृषभ और कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सिंह, कन्या और तुला राशि के जातकों को पारिवारिक सुख और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। वृश्चिक, धनु और मकर राशि वाले लेन देन में सतर्क रहें, जबकि कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ फल देने वाला रहेगा।